नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका जो RACAT का एग्ज़ाम है वो अब बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, अब आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी है वो करनी ही होगी। दोस्तों, अब आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपका मुझसे ये सवाल होगा कि सर इतने कम समय में हम RACAT की पूरी किताब कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके सामने ये मुश्किल बहुत तकड़ी है। दोस्तों, इस मुश्किल का भी मैं हल निकाल कर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सारे के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं केवल आपको इस वीडियो के अंदर RACAT के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, इनमें से मैक्सिमम अधिकतम प्रश्न है वो दोस्तों आपको आपके RKCL के पेपर में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ। इसलिए अपने एग्जाम को देने से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों, मेरा दावा है कि आपके इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज है वो बनने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस RACAT के पेपर को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इस RACAT के पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या है वो है दोस्तों 35। और दोस्तों, आपका जो RKCL का एग्जाम होगा उसमें भी 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 1 घंटे का, यानी कि आपको 1 घंटे में टोटल 35 प्रश्न करने हैं। और दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इस पेपर के अधिकतम अंक क्या हैं, वो है दोस्तों 70, यानी कि दोस्तों 70 नंबर का पेपर है वो दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता क्या है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि दोस्तों फेसबुक ऐप। दोस्तों, फेसबुक ऐप को हम छू नहीं सकते हैं, इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों, वहीं यदि मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताऊं तो दोस्तों वह चीज़ जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको हार्डवेयर का एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों हार्डवेयर का एग्जांपल है कंप्यूटर के अंदर उपयोग होने वाला माउस। दोस्तों, आपने सबने माउस तो देखा होगा जिसकी सहायता से कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसका जो कर्सर है वो दोस्तों बाएँ या दाएँ मुँह होता है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक हार्डवेयर है। दोस्तों, इसमें आपको प्रश्न के अंदर बताना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको एक हार्डवेयर डिवाइस है वो ढूंढ के निकालना है इन ऑप्शन में से। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे हम छू नहीं सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, बी ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड। तो दोस्तों कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हार्डवेयर है। उसी के साथ दोस्तों लिनक्स। लिनक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसे हम छू नहीं सकते, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार वेब ब्राउज़र है जिसे हम छू नहीं सकते, तो ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो नहीं है कीबोर्ड, यानी कि ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आप देख सकते हैं उत्तर कीबोर्ड क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पास में जो मोबाइल है उसमें दोस्तों ईमेल नामक एक ऐप है जिसका दोस्तों आइकन इस प्रकार से होता है, यानी कि दोस्तों आइकन के अंदर आपको एम दिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, तो आप जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर ईमेल ऐप को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार के ईमेल फोल्डर है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको सेंट मेल ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों आपने जो मेल किसी व्यक्ति को सेंड किए हैं वो दोस्तों आपको मेल्स इस ऑप्शन के अंदर दिखाए जाएंगे। वहीं दोस्तों ट्रेस नामक ऑप्शन भी होता है, जहाँ पर दोस्तों आपने जितने भी मेल्स मिटाए हैं यानी कि डिलीट किए हैं वो दोस्तों आपको डिलीटेड मेल्स ट्रेश ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, इसी के बाद में आपके पास में एक स्पैम नामक ईमेल फोल्डर भी होता है, जहां पर दोस्तों ऐसे मेल्स होते हैं जो कि किसी हैकर ने भेजे हों, यानी कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक मेल किसमें होते हैं, स्पैम के अंदर होते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न के अंदर जो ईमेल ऐप के अंदर ईमेल फोल्डर दिए गए हैं वो है डी ऑप्शन और सी ऑप्शन और ए ऑप्शन। ये हमारे पास में क्या है, ईमेल फोल्डर के नाम हैं। जबकि दोस्तों ईमेल ऐप के अंदर रिसीव मेल किसी भी प्रकार का ईमेल फोल्डर नहीं है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास में रिसीव मेल क्या है, ईमेल फोल्डर नहीं होता। दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है।
दोस्तों तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये समझिए कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी का हमारे पास में एक ही एग्जाम्पल है, वो है दोस्तों रैम। क्या है दोस्तों? रैम हमारे पास में वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों जो हमारे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसका दोस्तों एग्जाम्पल है रोम। क्या है दोस्तों? रोम हमारे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों आप देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर आपको रैम ऑप्शन दे रखा है क्या, क्योंकि आपसे वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा है। तो देखिए पी रोम, तो दोस्तों पी रोम तो हमारे पास में रैम नहीं हुआ। इसी प्रकार से ई पी रोम, तो ये भी दोस्तों रैम नहीं है। और वहीं दोस्तों हमारे पास में सी ऑप्शन दे रखा है, दोनों ए और बी विकल्प। तो दोस्तों ई पी रोम और पी रोम तो होंगे नहीं, क्योंकि रैम सही होगा। डी ऑप्शन देखिए आप, कोई भी विकल्प सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन के अंदर रैम नहीं दे रखा है कहीं पर भी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हैं उत्तर क्या है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि कौन मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, मॉनिटर हमारे पास में कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के आते हैं। पहला हमारे पास में है CRT मॉनिटर, दूसरा है फ्लैट पैनल। क्या है दोस्तों दूसरा? दूसरा हमारे पास में है फ्लैट पैनल। और तीसरा दोस्तों हमारे पास में क्या आता है, LCD। दोस्तों आपने LCD तो खरीदी होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 प्रकार के मॉनिटर हैं, जो कि दोस्तों कंप्यूटर की डिस्प्ले है वो दिखाते हैं। तो आप इस प्रश्न के अंदर देखिए, आपको कहा है कि मॉनिटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं, ए ऑप्शन है CRT। तो दोस्तों CRT क्या है हमारे पास में, मॉनिटर का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन है फ्लैट पैनल। तो दोस्तों फ्लैट पैनल भी क्या है, मॉनिटर का एग्जाम्पल है। वहीं सी है LCD। तो दोस्तों LCD भी क्या है, मॉनिटर का एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन देखिए लेजर जेट। दोस्तों लेजर जेट क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। तो ये दोस्तों क्या होगा, मॉनिटर का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास में लेजर जेट क्या है, मॉनिटर का एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि विंडोज़ 10 में कौन एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। यानी कि दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जो कि दोस्तों आपकी आवाज़ को पहचाने और आपकी आवाज़ में जो शब्द हैं उसके अनुसार परिणाम निकाले। ऐसा दोस्तों आपको विंडोज़ 10 के अंदर बताना है कि कौन सा होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास में एंड्रॉयड का मोबाइल होता है, दोस्तों इस एंड्रॉयड के मोबाइल में हमारे पास में जो निजी सहायक है उसका नाम है गूगल असिस्टेंट। क्या नाम है दोस्तों, गूगल असिस्टेंट, जिसको आप आवाज़ देते हो और दोस्तों वो क्या करता है कि आपकी आवाज़ को पहचान कर परिणाम दिखाता है। और वहीं दोस्तों यदि आपके पास में एप्पल का मोबाइल है, तो दोस्तों एप्पल के मोबाइल के अंदर जो हमारे पास में निजी सहायक होता है उसका नाम है सीरी। क्या नाम है दोस्तों, सीरी हमारे पास में एक निजी सहायक है जो कि एप्पल के मोबाइल में होता है। दोस्तों अब आपको बताना है कि विंडोज़ 10 में कौन सा होता है। तो दोस्तों विंडोज़ 10 के अंदर होता है कोर्टाना। क्या होता है दोस्तों, कोर्टाना हमारे पास में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में जो विंडोज़ 10 के अंदर निजी सहायक है जो कि आपकी आवाज़ को पहचानता है और परिणाम दिखाता है, उसका नाम दोस्तों है कोर्टाना। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5वें के अंदर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं उत्तर दोस्तों कोर्टाना क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 6ठा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि मान लीजिए कि फाइल स्थान ड्राइव VMOU RACIT example .txt है, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइल का नेम दे रखा है। और दोस्तों इस डी का तात्पर्य क्या है, इस डी का तात्पर्य है ड्राइव। दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं छठे प्रश्न के ऑप्शंस को। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन है डी ड्राइव का नाम है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में जो डी है वो क्या है, ड्राइव का नाम है। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आपको यहाँ पर गलत विकल्प का चयन है वो करना है। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों आपको बी ऑप्शन के अंदर कहा है कि VMOU का सब फोल्डर RACIT है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास में जो VMOU है उसका सब फोल्डर क्या है, वो है दोस्तों RACIT। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि VMOU हमारे पास में मेन फोल्डर है और दोस्तों इसका जो सब फोल्डर है वो है दोस्तों RACIT। और दोस्तों आप वैसे भी समझ सकते हो कि VMOU यूनिवर्सिटी वो क्या करती है, RACIT का एग्ज़ाम कराती है। यानी कि ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला कथन क्या है, वो भी सत्य है, ये वाला भी सत्य था। दोस्तों सी ऑप्शन देखते हैं, RACIT का सब फोल्डर VMOU है, नहीं दोस्तों। यानी कि ये बोल रहा है कि RACIT का सब फोल्डर कौन है, VMOU है। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, ऐसा ये बिल्कुल भी फाइल पाथ में नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो उत्तर है वो करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों गलत विकल्प क्या है,
वो दोस्तों सी ऑप्शन ही है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आप देखिए हमारे पास में जो उत्तर है वो है RECAT का सब फोल्डर VMOU है। ये दोस्तों सी ऑप्शन के अंदर था। तो इस प्रकार से छठे का जो उत्तर है वो इस प्रकार से होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। यानी कि दोस्तों आपने क्या किया कि विंडोज़ 10 में एक फ़ाइल बनाई और दोस्तों उस फाइल का आपने कोई भी नाम नहीं रखा और दोस्तों उस फाइल को आपने सेव कर लिया। तो दोस्तों वह जो फाइल सेव होगी तब दोस्तों उसका नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फाइल के जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर का नाम है वो होगा दोस्तों न्यू फोल्डर। क्या होगा दोस्तों, उस फोल्डर का नाम होगा न्यू फोल्डर। तो इस प्रकार से हमारे पास में न्यू फोल्डर क्या है दोस्तों, वो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे पास में एक फ़ाइल है। तो दोस्तों 7वें का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं उत्तर न्यू फोल्डर क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए, यानी कि हम कोई वेबसाइट खोल रहे हैं दोस्तों, जैसे ही उस वेबसाइट को खोलेंगे तो सबसे पहले उसका जो होम पेज है वो दोस्तों खुलेगा। आप दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, उस होम पेज पर आपको विभिन्न प्रकार की पोस्ट दी होंगी, जैसे कि रिजल्ट से रिलेटेड या फिर आपकी कट ऑफ से रिलेटेड या फिर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड या फिर आपकी आंसर की रिलेटेड। इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न पोस्ट दी होंगी जिस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने परिणाम मिलेंगे। दोस्तों जो वेबसाइट का सबसे पहला पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं होम पृष्ठ या फिर होम पेज। तो इस प्रकार से 8वें का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं उत्तर होम पेज क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तब दोस्तों आप भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते। यानी कि दोस्तों आपके पास में क्या है, 25 MB से अधिक की फाइल है। दोस्तों इसको आप PDF फाइल मान सकते हो, 25 MB से जो अधिक है, और दोस्तों इसको आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हो। दोस्तों क्या ये PDF फाइल जाएगी या नहीं जाएगी, और दोस्तों यदि ये PDF फाइल जाएगी तो कैसे जाएगी, आपको दोस्तों इसका तरीका बताना है। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी PDF फाइल 25 MB से अधिक है और दोस्तों इस फाइल को यदि आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव की सहायता है वो लेनी होगी। यानी कि दोस्तों आपको गूगल ड्राइव का लिंक है वो ईमेल में डालना होगा। उसके साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 25 MB से अधिक फाइल है वो दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हो। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कीजिए। इसकी सहायता से दोस्तों आपका जो 25 MB से अधिक PDF फाइल है वो दोस्तों जीमेल के अंदर चली जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति को। तो देख सकते हैं 9वें का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में जो उत्तर है वो ये है कि आप गूगल ड्राइव लिंक का है वो उपयोग कीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर ईमेल पर शेयर हो जाएगी। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए। हमारे पास में अब इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन बैंकिंग हम घर बैठे करते हैं अपने मोबाइल द्वारा, उसका दोस्तों लाभ कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप ऑप्शन ए देखिए, आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि ये बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और साथ ही दोस्तों बैंक तो शाम को बंद हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम रात को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपनी बैंक की संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों नेट बैंकिंग का लाभ होने वाला है। चलिए अब बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपको कहा है इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप बैंक में जाओगे और दोस्तों ऑफलाइन तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन जानना चाहोगे या फिर पैसे की लेन देन करना चाहोगे तो दोस्तों आपको समय लगेगा। और दोस्तों यदि आप मोबाइल द्वारा ही ट्रांजैक्शन कर लेते हो, यानी दोस्तों आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसमें आपको समय है वो निश्चित रूप से कम लगेगा। यानी कि ये क्या है, नेट बैंकिंग का दोस्तों यूज है। दोस्तों तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपको कहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग से धन है वो दोस्तों तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि दोस्तों आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति का RS 199 का रिचार्ज किया और दोस्तों वह जो रिचार्ज है वो किसी व्यक्ति के पास में नहीं पहुंचा और दोस्तों आपके जो रुपए हैं वो आपके खाते से कट गए। दोस्तों अब क्या ये जो रुपए हैं वो आपके खाते में फिर से आएंगे? दोस्तों जी हाँ, यदि आपने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज किया है तो ये जो रुपए हैं वो दोस्तों तुरंत प्राप्तकर्ता को मिल जाएंगे।
तो देख सकते हैं सी ऑप्शन के अंदर कहा भी गया है कि धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये दोस्तों क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ है। तो दोस्तों इस प्रकार से ए, बी और सी ये दोस्तों ऑप्शंस क्या हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ होने वाले हैं। निश्चित रूप से दोस्तों डी ऑप्शन गलत होगा। देख लेते हैं, आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में जो 10वें का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। ये दोस्तों हमारे पास में 10वें का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि नीचे दी गई जो तालिका है इसमें आपको सही मिलान है वो करना है। यानी कि दोस्तों ये जो आपको तालिका दे रखी है 1 2 3 4, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो दोस्तों जो हमारे पास में गूगल क्रोम होता है वो हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों पहले का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पहले का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू। OTP दोस्तों OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। और दोस्तों ये क्या है, हमारे पास में ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणिकता है। यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, दूसरे का पी हो जाएगा। भीम दोस्तों भीम क्या है, हमारे पास में एक मोबाइल वॉलेट है। तो देखिए एस के अंदर कहा है कि ये एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। वहीं दोस्तों चौथे देखिए www.amazon.in, तो ये हमारे पास में ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण है। यानी कि इस पर आप क्या कर सकते हो, कोई सामान खरीद भी सकते हो और कोई सामान बेच भी सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो जाएगा, QPSR। ये दोस्तों हमारे पास में करेक्ट सीक्वेंस है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में देखिए QPSR, ये क्या दोस्तों, पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का S और चौथे का R। ये दोस्तों डी ऑप्शन के अंदर है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 11वें का डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वैसे दोस्तों आपको मैंने ऊपर मिलान करके भी दिखा दिया है यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से POS और UPI के सही पूर्ण रूप का चयन करें। यानी कि दोस्तों आपको POS और UPI की सही फुल फॉर्म है वो बतानी है। दोस्तों यहीं पर आपको बता देना चाहता हूँ, POS की होती है पॉइंट ऑफ सेल और दोस्तों UPI की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है दोस्तों, POS की होती है पॉइंट ऑफ सेल और UPI की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। दोस्तों तो आप इस प्रश्न के अंदर सी ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें आपको POS की फुल फॉर्म बता रखी है, पॉइंट ऑफ सेल। ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, POS की फुल फॉर्म है। और वहीं दोस्तों हमारे पास में जो UPI की फुल फॉर्म है वो है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो सी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MWC पोर्टल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको MWC की फुल फॉर्म है वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों MWC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि विद्यार्थियों द्वारा पढ़े जाते हैं और इन्हें दोस्तों विद्यार्थी हैं वो परचेज करते हैं। दोस्तों MWC जो कोर्सेज हैं उसका यदि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो वो दोस्तों है Udacity। ये हमारे पास में एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्सेज है। तो इस प्रकार से 13वें का जो ई ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो आप देखिए उत्तर Udacity क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए को। इस ऑप्शन ए के अंदर कहा है व्यक्ति का नाम। तो दोस्तों व्यक्ति का नाम किस में होता है, आधार कार्ड में होता है। वहीं दोस्तों फोटोग्राफ, दोस्तों फोटोग्राफ भी आधार कार्ड में लगी होती है। दोस्तों सी ऑप्शन है आइरिस स्कैन। तो दोस्तों आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपकी आंखों की फ़ोटो है वो भी ली होगी। दोस्तों जो हमारी आंख होती है इस आंख के अंदर क्या होता है, आइरिस होती है। दोस्तों यदि आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो इसमें क्या होती है, आइरिस होती है। दोस्तों इस आइरिस का क्या होता है, स्कैन होता है। इस प्रकार से हमारी एक प्रकार की पहचान है। दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आइरिस स्कैन होती है, उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन भी होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में आइरिस स्कैन है वो दोस्तों आधार कार्ड से संबंधित है। और दोस्तों जो हमारे पास में डी ऑप्शन है CVV नंबर। तो दोस्तों CVV नंबर है वो हमारे पास में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अंदर होता है। 3 डिजिट का नंबर है जो कि दोस्तों एक सुरक्षा कोड है। इसकी सहायता से दोस्तों हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो सुरक्षित रहता है। इसे दोस्तों हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। दोस्तों इससे हमारी जो लेन देन है वो असुरक्षित हो सकती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति का नाम और फोटोग्राफ और आइरिस स्कैन ये हमारे पास में आधार कार्ड से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों CVV नंबर क्या है, आधार कार्ड से संबंधित नहीं है।
इस प्रकार से डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं CVV नंबर क्या है, वो दोस्तों आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर NSDL वेबसाइट का निर्माण इसलिए किया गया ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपने पैन कार्ड का निर्माण कर सकें, या फिर जिन व्यक्तियों ने पैन कार्ड बनवा लिया है वो दोस्तों अपने नाम या अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवा सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों NSDL वेबसाइट है वो दोस्तों क्या है, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है। और साथ ही दोस्तों आप इसकी सहायता से पैन कार्ड के अंदर जो भी करेक्शन है या फिर जो भी अपडेशन है वो भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित क्या है, NSDL वेबसाइट है। तो यानी कि 15वें का ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी उम्मीद के अनुसार ये दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 16वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी पूरी दुनिया में केवल 2 ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। दोस्तों पहले का नाम है एंड्रॉयड। क्या नाम है दोस्तों? पहले का नाम है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे का नाम है iOS। क्या नाम है दोस्तों? iOS, जिससे आईफोन या फिर आईपैड या एप्पल के मोबाइल जो दूसरे हैं वो बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है, वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन के अंदर आपको बताया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से 16वें का बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए उत्तर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सही है। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सबसे सिंपल प्रश्न आता है 17वां। इसमें आपसे कहा है कि गूगल मैप्स का उपयोग क्या है। तो दोस्तों गूगल मैप्स आपने ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर चलाया होगा। दोस्तों गूगल मैप्स का यूज़ कब होता है, जब आप कोई ना कोई रास्ता भटक गए हो और दोस्तों आप किसी अपनी मंजिल में जाना चाहते हो। दोस्तों गूगल मैप क्या करता है, स्थान का पता लगाता है, यानी कि स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से 17वें का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देखिए गूगल मैप की सहायता से स्थान का पता है वो दोस्तों लग जाता है, यानी कि आप किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप जा सकते हो। जैसे कि आप ख्वाजा की नगरी में जाना चाहते हो, अजमेर में, अजमेर दरगाह में जाना चाहते हो, तो दोस्तों गूगल मैप पे आप लिखना है ख्वाजा गरीब नवाज KGN। तो दोस्तों आपको जो नगरी है ख्वाजा की वो मिल जाएगी, अजमेर दरगाह पर आप पहुंच जाओगे। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि MS पावरपॉइंट में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि MS पावरपॉइंट में क्या बनती है। दोस्तों MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है। ये दोस्तों आपको मैं बात बार बार कहता हूँ क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि पावरपॉइंट में क्या बनता है तो फिर आपको पावरपॉइंट जानने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है या फिर वीडियो बनती है, और दोस्तों प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है, स्लाइड्स होती है। दोस्तों अब आपसे पूछा है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसका फाइल एक्सटेंशन। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो MS पावरपॉइंट है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन होता है, वो होता है .pptx। यानी कि दोस्तों आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो दोस्तों इस नाम से सेव होगी। और दोस्तों MS वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है। तो इस हिसाब से दोस्तों वहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन है वो है docx डॉट। इस प्रकार से ये MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन और ये हमारे पास में MS पावरपॉइंट का फाइल एक्सटेंशन। तो इस प्रकार से दोस्तों 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए। हमारे पास में अब इस पेपर का 19वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि MS पावरपॉइंट में स्लाइड के किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन में क्या होती है, स्लाइड होती है। ये दोस्तों आपसे कहा गया है। अब आपको ये बताना है कि स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं स्लाइड लेता हूँ और उसमें एक टेक्स्ट लिखता हूँ, उस टेक्स्ट का नाम है RACIT, ठीक है दोस्तों। उस टेक्स्ट का क्या नाम है, RACIT। ये हमारे पास में पूरी स्लाइड है। दोस्तों इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को क्या करना है, कोई प्रभाव उत्पन्न करना है। तो दोस्तों उस प्रभाव उत्पन्न करने की प्रक्रिया उसे क्या कहेंगे, दोस्तों उसे कहेंगे एनिमेशन। दोस्तों एनिमेशन की सहायता से क्या होगा, ये RACIT अब सीधा लिखा हुआ है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम रोल आउट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, कोई ना कोई प्रभाव है, यानी कि दोस्तों गोल चक्कर हो जाएगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का एनिमेशन है जो कि दोस्तों हम स्लाइड में उत्पन्न कर सकते हैं।
दोस्तों तो इस प्रकार से 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि दोस्तों आपको गलत कथन का चयन करना है। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि MS पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें पहली स्लाइड से आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि MS पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो पहली स्लाइड है हम वहीं से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, तो हम प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से ही शुरू करेंगे। वही दोस्तों ये बात बोल रहा है कि पहली स्लाइड से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं, यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब बी ऑप्शन आता है। इसमें आपसे कहा है कि MS पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो है वो आप आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई और दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में आप चौथी स्लाइड पर खड़े हो। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस चौथी स्लाइड को शुरू करना है, यानी कि दोस्तों स्लाइड शो को शुरू करना है। तो दोस्तों आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पर पहली स्लाइड पर आने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों यदि चौथी स्लाइड पर खड़े हो और आपको स्लाइड को शुरू करना है तो आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हो। आपको यहाँ पर फिर से पहली स्लाइड पर आने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यही MS पावर पॉइंट की विशेषता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला कथन है वो भी सत्य है। आगे देखिए सी कथन, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों हमने MS पावर पॉइंट प्लेटफॉर्म को बनाया ही इसलिए है ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो फॉर्मेट में दिखे और वीडियो फॉर्मेट में सेव हो। तो इसलिए दोस्तों ये वाला कथन तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। दोस्तों तो हमें इस प्रश्न के अंदर एक ऐसे ऑप्शन का चयन करना था जो कि गलत हो, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि गलत हो। सभी दोस्तों ऑप्शन क्या हैं, MS पावर पॉइंट से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो कि गलत हो। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 21वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। दोस्तों तो हाइपरलिंक को समझने से पहले आप ये समझिए कि MS वर्ड क्या होता है, यानी कि दस्तावेज किसमें बनता है, MS वर्ड में बनता है। और दोस्तों MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनी है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है docx डॉट। क्या होता है दोस्तों, docx डॉट। ये हमारे पास में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड का। दोस्तों ये जो बात है मैं आपको क्यों बताता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आएगी, आप देख लेना, 100% गारंटी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि आप हाइपर लिंक को कैसे खोलोगे MS वर्ड में। दोस्तों आप हाइपर लिंक की सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी जानिए। हाइपर लिंक की होती है Ctrl+K। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+K। दोस्तों अब तो आप मुझे सीधा सा बता सकते हो कि यदि हम MS वर्ड में जाएंगे और हम हाइपर लिंक खोलना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पर Ctrl+K प्रेस करेंगे, हाइपर लिंक खुल जाएगा। दोस्तों हमारे पास में मेथड आ गया ना ये वाला। तो दोस्तों आप देखिए ऑप्शन डी के अंदर कंट्रोल कुंजी को दबाया, फिर आप +K दबा दो, या फिर आप हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दो, आपका जो हाइपर लिंक है वो खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप दोनों ऑप्शन ही कर सकते हो, हाइपर लिंक खोल सकते हो। तो इस प्रकार से 21वें का जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। दोस्तों ज़्यादातर उपयोग है वो इसका होता है Ctrl+K का। तो देख सकते हैं हमारे पास में जो उत्तर है उसमें वो कहा भी गया है कि कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 22वां प्रश्न आता है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि जब आप विंडोज़ 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न सामग्री प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों सामग्री क्या होती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले मतलब समझिए कि हमारे पास में क्या है, कंप्यूटर है जिसमें दोस्तों विंडोज़ 10 चल रही है। क्या चल रही है दोस्तों, विंडोज़ 10 चल रही है। और साथ ही दोस्तों हमारे पास में क्या है, प्रोजेक्टर है जिसको हमने विंडोज़ 10 के कंप्यूटर के साथ में अटैच किया। ये हमारे पास में प्रोजेक्टर है और ये हमारे पास में पीसी है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये दोस्तों पीसी हो गया, ये प्रोजेक्टर हो गया। दोस्तों हमने क्या किया, दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया, यानी कि कनेक्शन किया। दोस्तों अब जो कंप्यूटर की स्क्रीन और प्रोजेक्टर की स्क्रीन है उस पर जो सामग्री प्रदर्शन होगी उस दोस्तों सामग्री को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों एक्सटेंड। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे एक्सटेंड कहेंगे। एक्सटेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो जो विभिन्न सामग्रियाँ हैं वो दोस्तों प्रदर्शित होगी कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से 22वें का सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर एक्सटेंड क्या है, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं उत्तर एक्सटेंड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का 23वां प्रश्न आता है।
आप किस केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास में क्या है, कोई एक पीसी है और दोस्तों आपके पास में एक मोबाइल है। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का डाटा अपने पीसी में ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों आप कैसे करोगे, दोस्तों आपको यूएसबी केबल की ज़रूरत होगी। दोस्तों आप सबने चार्जर देखा होगा, जैसे कि हमारे पास में चार्जर है। दोस्तों इस चार्जर के साथ में एक वायर आती है। जिस प्रकार दोस्तों आपका ये चार्जर है और इसके साथ एक वायर आती है। दोस्तों इस वायर को आप क्या करते हो कि अपने मोबाइल में लगाते हो। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में वायर है, इसको आपको अलग कर लेना है। ये हमारे पास में यूएसबी केबल है। ये दोस्तों क्या करेगी, आपके मोबाइल का डाटा पीसी में ट्रांसफ़र करेगी। तो इस प्रकार से जो दोस्तों हमारे पास में जो केबल है वो यूएसबी है। और दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसी प्रकार से दोस्तों यूआरएल भी एक फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही नाम यू से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 23वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 24वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यानी कि दोस्तों आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनता है और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो। ये दोस्तों आपको मैं हर बात वीडियो में बताता था। और दोस्तों ये जो बात है वो अब क्वेश्चन के अंदर भी पूछ ली गई है। तो आप देखिए इसमें वो कहा है कि एमएस वर्ड है, उसमें दस्तावेज बनती है और इस दस्तावेज को आप पीडीएफ रूप में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो कथन है, ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही कथन है। देखिए इसमें आपको कहा है कि आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। ये हमारे पास में करेक्ट उत्तर है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होने वाला है। वैसे बी ऑप्शन देख लेते हैं, आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप F6 कुंजी का उपयोग करके आप स्लाइड शुरू नहीं कर सकते। तो ये वाला कथन गलत। सी ऑप्शन देखिए, आप MS वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जो फॉर्मूला वगैरह लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं MS एक्सेल में। तो ये वाला कथन भी क्या है, बिल्कुल गलत हो गया। डी ऑप्शन देखिए, आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों पेज ओरिएंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये दोस्तों ये वाला कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो पहला ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है MS वर्ड 2021 के बारे में। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 25वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि कौन सा MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा है MS वर्ड 2010 में। दोस्तों तो आप सबसे पहले 25वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन देखिए, पोर्ट्रेट। तो दोस्तों पोर्ट्रेट क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि एक MS वर्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन है। दोस्तों पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं होगा। दोस्तों आप आगे देखिए, हमारे पास में बी ऑप्शन है, जस्टिफाई। जी हाँ दोस्तों, जस्टिफाई हमारे पास में पैराग्राफ अलाइनमेंट होगा, जो कि MS वर्ड में होता भी है। तो इस प्रकार से ये वाला दोस्तों करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। दोस्तों वैसे आप सी ऑप्शन देखिए, इटैलिक। तो दोस्तों इटैलिक क्या है, हमारे पास में फॉन्ट है। ठीक है दोस्तों, इटैलिक क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट है जिसमें जो तिरछे अक्षर है वो लिखे जाते हैं। इस प्रकार से M लिखा जाता है। वैसे दोस्तों नॉर्मल M तो ऐसे होता है, लेकिन इटैलिक यदि आप फॉन्ट कर देते हो तो इस प्रकार से M लिखा जाएगा। और वहीं दोस्तों इंडेंट, तो दोस्तों ये भी क्या है, एक प्रकार का फॉन्ट है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन भी गलत होगा और दोस्तों ए ऑप्शन है वो भी गलत होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 26वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैश 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 प्रदर्शित होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MS एक्सेल के अंदर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शीट बनती है। और दोस्तों प्रत्येक शीट के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की सेल्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में A1 सेल, ये A2 सेल और ये हमारे पास में A3 सेल। दोस्तों मानते हैं कि हमारे पास में कोई एक सेल है जिसका नाम है A2। क्या नाम है दोस्तों, A2 सेल है। दोस्तों इस सेल के अंदर हम कोई फॉर्मूला लागू करते हैं। देख सकते हैं आपको क्या करना है, किसी विशेष सेल के अंदर कोई एक फॉर्मूला लागू करना है। चलिए फॉर्मूला लागू करते हैं। और दोस्तों फॉर्मूला है वो MS एक्सेल की सेल में बराबर से शुरू होता है। मैं लिखता हूँ x² × 2x। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में कोई भी जनरली फॉर्मूला है। दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लागू करते हो तो आपका जो परिणाम है वो आता है 5 बार हैश। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें तो परिणाम चाहिए था और दोस्तों आंसर ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले का जो परिणाम है वो सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है।
यानी कि दोस्तों परिणाम इतना बड़ा आ गया कि सेल छोटी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, परिणाम इतना बड़ा आ गया कि ये वाली जो सेल है वो छोटी पड़ गई, इसलिए दोस्तों परिणाम आया है हैश 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 हैश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डी उत्तर है वो 26वें का करेक्ट होगा। तो देखिए फॉर्मूले का परिणाम है वो सेल में प्रदर्शित नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले का परिणाम है बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 27वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लेन ब्रैकेट VMOU@RACIT ब्रैकेट क्लोज का परिणाम है वो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास में जो बराबर लेन VMOU@RACIT है, ये दोस्तों हमारे पास में एक MS एक्सेल का फॉर्मूला है। दोस्तों अब इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों परिणाम ज्ञात करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता नहीं है ना, आप MS एक्सेल थोड़ा ना हो, आपको कैसे पता होगा परिणाम। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ब्रैकेट के जितने भी शब्द हैं वो आपको गिन लेने हैं। जैसे कि VMOU@RACIT, दोस्तों इसमें टोटल 10 शब्द आ रहे हैं। कितने शब्द आ रहे हैं, 10 शब्द आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका परिणाम क्या होगा, 10 होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, 10 होगा। दोस्तों तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसमें आपको 10 बता रखा है, तो ये हमारे पास में क्या है, इस फॉर्मूले का परिणाम है। तो देखिए हमारे पास में उत्तर क्या है, ये वाला करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 28वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट, इसके बीच में मूल अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS पावरपॉइंट के अंदर जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो दोस्तों पूरी एक स्लाइड पर लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू होता है, जबकि दोस्तों एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं उन पर लागू होता है। यानी कि दोस्तों ये पूरी स्लाइड पर लागू नहीं होता, बल्कि जो स्लाइड के अंदर टेक्स्ट हैं या फिर कोई भी आकृति है उस पर दोस्तों लागू होता है। दोस्तों तो आप 28वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन को देख सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आपको कहा भी गया है कि स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो दोस्तों हमारी पूरी एक स्लाइड पर लागू होती है, जबकि इसमें कहा गया है कि एक स्लाइड पर उपस्थित ऑब्जेक्ट, जैसे कि पाठ, पाठ का मतलब दोस्तों टेक्स्ट से है, यानी कि दोस्तों टेक्स्ट होते हैं जो स्लाइड के अंदर, उन पर लागू क्या होता है, वो दोस्तों एनिमेशन इफेक्ट लागू होता है। तो इसमें आप कहा गया है कि एक स्लाइड पर उपस्थित टेक्स्ट, आकृति, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। यानी दोस्तों एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड के अंदर उपस्थित ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट, आकृति और चित्र पर लागू होते हैं, जबकि स्लाइड ट्रांजिशन पूरी एक स्लाइड पर लागू होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो देख सकते हैं उत्तर हमारे पास में ये क्या है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट है, उसके बीच का मूल अंतर है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 29वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि HDMI का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे HDMI की फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। दोस्तों आपको बता दूं, HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो दोस्तों आप ऑप्शन सी देखिए, इसमें आपको कहा है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस क्या है, HDMI की करेक्ट फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से दोस्तों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप उत्तर देख सकते हैं, ये हमारे पास में HDMI की बिल्कुल सही फुल फॉर्म है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 30वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, या उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा मामला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास में कोई ना कोई एक कंप्यूटर है, जैसे कि हमारे पास में कंप्यूटर है, और दोस्तों इसका जो स्टोरेज है वो है हमारे पास में 128 GB। और दोस्तों आपने क्या किया, इसे 128 GB है वो पूरा का पूरा भर दिया। और दोस्तों इस 128 GB में से लगभग 10 GB क्या है, वो हमारे पास में एक ऐसी फाइलें हैं जो कि दोस्तों अनवांटेड फाइल्स है, जो कि कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि खतरनाक है। दोस्तों अब ये जो यहाँ पर 10 GB की सूचनाएं हैं, इससे दोस्तों क्या होगा, कंप्यूटर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि कंप्यूटर का उपयोग है वो दुर्गम हो जाएगा। ये दोस्तों एक प्रकार का हमला है, जो कि दोस्तों सूचनाओं से भरा होता है, ट्रैफिक होता है। दोस्तों ये हमारे पास में जो 10 GB है वो दोस्तों हमारे पास में एक ट्रैफिक है, जो कि दोस्तों एक प्रकार का हमला है। दोस्तों इस हमले को कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विस हमला। तो इसमें आप देखिए बी ऑप्शन, इसमें आपको कहा गया है कि इस प्रकार का हमला डेनियल ऑफ सर्विस हमला कहलाता है, जो कि दोस्तों सूचनाओं से भरा होता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन दोस्तों 30वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 31वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा अभ्यास है। यानी कि दोस्तों आपको सुरक्षित ब्राउजिंग करनी है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा ये आपको बताना है। दोस्तों माना कि आप गूगल क्रोम पर कोई एक चीज़ सर्च कर रहे हो। दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे उस चीज़ का परिणाम है वो गूगल पर मिल जाए, और दोस्तों आप ये भी चाहते हो कि जो मेरी ब्राउजिंग है वो भी सुरक्षित रहे पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, एंटीवायरस ना चलाएं। नहीं दोस्तों, यदि आपको सुरक्षित ब्राउजिंग करनी है तो आपको एंटीवायरस चलाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा अभ्यास नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें। नहीं दोस्तों, यदि आपको गूगल क्रोम पर सुरक्षित ब्राउजिंग करनी है तो आपको गूगल क्रोम को अपडेट करना होगा, प्ले स्टोर से फिर से यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला क्या है, ये वाला भी एक अच्छा अभ्यास नहीं है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए, सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। जी हाँ दोस्तों, ये वाला एक बहुत बढ़िया सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो कि कोई भी मुफ्त वाईफाई देखा नहीं और अपने इंटरनेट को जोड़ लेते हो और मुफ्त वाई का मज़ा लेते हो। लेकिन दोस्तों ये मज़ा कभी कभी आपको महंगा भी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कई हैकर ऐसे होते हैं जो कि अपना वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और दोस्तों आपका जितना भी डाटा है वो खुद रख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको सुरक्षित ब्राउजिंग करनी है तो दोस्तों आपको सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई है उससे बचना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा अभ्यास है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखते हैं डी ऑप्शन को। इसमें आपको कहा है कि गोपनीयता नीति को ना पढ़ें। नहीं दोस्तों, कोई भी ब्राउजर यूज कीजिए, आप गूगल क्रोम कीजिए, सफारी कीजिए, फायरफॉक्स कीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर कीजिए, कोई भी कीजिए दोस्तों, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों कई हैकर ऐसे होते हैं जो कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ही बता देते हैं कि ये ऐप कैसा है। तो इस प्रकार से आपको टर्म्स एंड कंडीशन हर ऐप की पढ़नी है, उसके बाद में ही दोस्तों सुरक्षित ब्राउजिंग है वो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए जो अच्छे अभ्यास नहीं है वो दोस्तों ए, बी और डी नहीं है, जबकि दोस्तों सी ऑप्शन क्या है, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा अभ्यास है। तो देख सकते हैं ये वाला उत्तर क्या है, हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 32वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि प्रेजेंटेशन का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि प्रेजेंटेशन कहाँ बनती है, वो दोस्तों बनती है पावर पॉइंट में। कहाँ बनती है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था प्रेजेंटेशन किससे बनती है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनती है स्लाइड से। किससे बनती है दोस्तों, बहुत सारी स्लाइडें मिलकर प्रेजेंटेशन बनाती है। यानी कि दोस्तों प्रेजेंटेशन का जो संग्रह है वो क्या होगा दोस्तों, स्लाइड्स होगा। तो इस प्रकार से 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड्स। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 33वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि कौन राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा खोजा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान ई वॉलेट लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। दोस्तों इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप पा सकते हो। जैसे कि राजस्थान के अंदर जो मूल डॉक्यूमेंट होते हैं, मूल निवास हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया या जाति प्रमाण पत्र हो गया, दोस्तों समस्त डॉक्यूमेंट आपको राज ई वॉलेट पर मिल जाने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार से 33वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा खोजा गया है, तो दोस्तों उसका नाम है डिजी लॉकर। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये प्रश्न है वो भी आ सकता है। तो इस प्रकार से 33वें के अंदर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज ई वॉलेट। ये हमारे पास में क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 34वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि एक छात्र किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी छात्र यदि अपने विश्वविद्यालय की फीस ऑनलाइन जमा करना चाहता है तो दोस्तों वो कहा जाएगा, ई मित्र पर जाएगा। और दोस्तों ई मित्रा वाले उसकी विश्वविद्यालय की फीस है वो दोस्तों ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपकी फीस है वो भरी जाएगी। तो दोस्तों वो माध्यम क्या रहेगा फीस भरने का, वो रहेगा दोस्तों ई मित्रा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, 34वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं उत्तर ई मित्रा क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 35वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि कौन आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। दोस्तों तो आप इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले ये समझिए कि आईपी पता क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आई का मतलब ये है कि इंटरनेट,
पी का मतलब प्रोटोकॉल, यानी कि दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रकार का पता है जिसका दोस्तों क्या होता है, डोमेन नेम होता है। आपको क्या करना है, इस डोमेन नेम का ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। तो दोस्तों आईपी पते के डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है डीएनएस। कौन करता है दोस्तों, डीएनएस। दोस्तों डीएनएस की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। डोमेन नेम सिस्टम क्या होती है दोस्तों, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या करता है, डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो इस प्रकार से 35वें का दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर डीएनएस है वो बिल्कुल सही आंसर है।